सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, काफ़ी इस पर बेस्ड है और ये कितने वैरायटी के क्वेश्चन बनाने में इसका आप इस्तेमाल करेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। हमने यहाँ पर लिखा है हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम हैविंग ए स्मॉल एनर्जी डिफरेंस to produce equal number of new orbitals with equivalent shape and equal energies is known as hybridization. The new orbitals formed are called hybrid orbitals. इससे पहले कि हम इस डिफिनेशन को एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा इस एस्पेक्ट को समझिए। हमने सिग्मा बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, जिसका कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आया है। उस थ्योरी के अनुसार जो बॉन्ड बनते हैं ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग करने से बनते हैं। अगर लीनियर ओवरलैपिंग हुआ तो सिग्मा बॉन्ड, पैरेलल ओवरलैपिंग हुआ तो पाई बॉन्ड होगा। तो ऑर्बिटल कौन हैं? तो आप जानते हैं 4 ऑर्बिटल के नाम तो आपको पता है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। ये सारे ऑर्बिटल शेप में भी अलग अलग हैं, एनर्जी भी इनके अलग अलग हैं। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, गोलाकार, जबकि p ऑर्बिटल डम्बल होता है। शेप दोनों का अलग हो गया, एक स्फेरिकल एक डम्बल। एनर्जी भी अलग है,
s ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी p ऑर्बिटल का। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना है कि ये जो ऑर्बिटल हैं, चाहे वो s हो या p हो या d हो, ये बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग करने से पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब ये मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होके उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल बनेंगे, उतनी ही संख्या बने। 2 मिक्स हुआ तो नया 2 बनेगा, 3 मिक्स हुआ तो नया भी 3 ही बनेगा, 4 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो नया भी 4 ही बनेगा। लेकिन ये जो नया ऑर्बिटल होगा, इन सब का शेप एक जैसा होगा और इसकी एनर्जी भी बराबर होगी। वो इसलिए क्योंकि अगर मिक्स करके एक जैसा शेप, एक जैसा एनर्जी नहीं बना तो सब ऑर्बिटल का एनर्जी अलग था, शेप अलग था, तो उससे जो बॉन्ड बनेंगे वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होगा। और एक जैसे ऑर्बिटल होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा। जैसे अगर किसी टेबल का चारों पाया बराबर है तो टेबल स्टेबल तरीके से रहेगा, और छोटा बड़ा होगा तो वो अनस्टेबल होगा। तो मॉलिक्यूल स्टेबल बने, इसलिए ये कॉन्सेप्ट, ये हाइब्रिडाइजेशन प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, काल्पनिक। ऐसा होता है कि नहीं, ये इसका कोई डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी भी साइंस के पास नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जब इमेजिन किया गया तो आज ये कॉन्सेप्ट सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग नहीं, हमारे लाइफ के हर फील्ड में इसका यूज देखा जा सकता है। चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे वो ब्रीडिंग का फील्ड हो, ये सभी फील्ड में इसको देखा जा सकता है। और इतने ज़्यादा इसके एप्लीकेशन आज हो गए हैं कि भले इसका डायरेक्ट प्रूफ ना हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इमेजिनरी होते हुए भी हम सही मानते हैं कि बिल्कुल ऐसा होता होगा। तो ये ऑर्बिटल मिक्स होकर समान एनर्जी का बन जाता है। समान एनर्जी का आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने एक गिलास में चीनी का घोल लिया, दूसरे गिलास में नमक घोल लिया। अब दोनों घोल को मिक्स करेंगे तो ये मिक्सचर जो हुआ ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मिक्सिंग हो गया। अब ये घोल ना प्योर चीनी के जैसा घोल के जैसा होगा, ना प्योर नमक, दोनों का असर है, लेकिन ये एक तीसरा टेस्ट होगा, एक नया टेस्ट होगा। तो उसी तरह से S या P मिलेगा तो ना वो S के जैसा रह जाएगा ना P, एक नया शेप होगा, एक नई एनर्जी होगी, और जितने भी बनेंगे वो बराबर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर इस डिफिनेशन में गौर करना है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग का प्रोसेस। कितना मिक्सिंग होगा? 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये जो ऑर्बिटल होंगे n एटम, एक ही एटम का हो, ऐसा नहीं कि कुछ ऑर्बिटल एक एटम का कुछ दूसरे एटम का मिक्स होगा, ऐसा नहीं है। एक ही एटम के ऑर्बिटल मिक्स होंगे, और वो जो ऑर्बिटल मिक्स होंगे उनका एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए। जैसे 2s 2p से मिक्स किया तो 2s और 2p का एनर्जी में थोड़ा का ही अंतर है। ऐसा नहीं कि 2s और 4p मिक्स हो जाएगा, क्योंकि 2s और 4p में बहुत एनर्जी डिफरेंस होता है। स्मॉल एनर्जी डिफरेंस के ऑर्बिटल मिक्स होंगे, और मिक्स होके क्या करेंगे? टू प्रोड्यूस, बनाएंगे इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल, उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल बनाएंगे। कैसा ऑर्बिटल? विथ इक्विवेलेंट शेप, जिनका शेप इक्विवेलेंट होगा, एक जैसा होगा, एंड इक्वल एनर्जीज, उनके एनर्जी भी बिल्कुल बराबर होंगे। इस प्रोसेस को, इस मिक्सिंग के घटना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और जो नए ऑर्बिटल जो मिक्स हुआ था वो ऑर्बिटल कौन सा था? s ऑर्बिटल था, p ऑर्बिटल था। लेकिन जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम ना s ऑर्बिटल होगा ना p, उससे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। तो इसी को हम लोगों ने लिखा है कि केमिकल बॉन्ड बनते टाइम में ऑर्बिटल मिक्स होके अपना शेप और एनर्जी बराबर करता है, और इस मिक्सिंग का विधि का नाम ही क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। एक और बात याद रखना है, ये हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग ऑर्बिटल का होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। हाइब्रिडाइजेशन का मिक्सिंग ऑर्बिटल का होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं।
ये पाई बॉन्ड नहीं बनाते। एक आध एक्सेप्शन मिलेगा आपको, जैसे बेंजाइन में हाइब्रिड ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया है, लेकिन एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई नहीं बनाता। दूसरी बात कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो सेंट्रल एटम के चारों तरफ वो यूनिफॉर्म तरीके से सजाए हुए होते हैं, जो मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को तय करेगा। The hybrid orbitals are directed in three-dimensional space around the nucleus of central atom such that there is maximum possible distance between them। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से डायरेक्शन में रहेगा थ्री डायमेंशनल स्पेस में कि उनके बीच की दूरी जितना पॉसिबल हो मैक्सिमम रहे। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के ज्योमेट्री ही अरेंजमेंट ही इन थ्री डायमेंशनल स्पेस डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगा। ज्योमेट्री से मतलब उसका शेप क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड के बीच का एंगल क्या होगा, यह सब कुछ इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अरेंजमेंट से तय किया जाएगा। द अरेंजमेंट ऑफ hybrid orbitals determines the geometry of molecule। थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का वही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को तय करेगा, डिसाइड करेगा। वैसे हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन चूंकि हम ऑर्गेनिक में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होगा आपको तो वहाँ पर हम हर टाइप के मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के शेप या ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए दो ही ऑर्बिटल यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे, एक S और एक P का मिक्सिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड हैं और कार्बन में D ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 P तक ही है, D नहीं है। इसलिए दो ही ऑर्बिटल
S और P को लेने से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कहीं कोई परेशानी हमको नहीं है। बाकी डिटेल टाइप इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। अभी उधर भटक जाएंगे हम लोग तो हम लोग का ऑर्गेनिक का पर्पस रुक जाएगा। हम ज़्यादा फोकस अभी हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कर रहे हैं, इसलिए दो ही टाइप को कंसीडर करेंगे। जैसे s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, गोलाकार, और p ऑर्बिटल डम्बेल होता है। तो जो मिक्स होगा तो एक ऑर्बिटल s और दूसरा ऑर्बिटल p होगा, ये मिक्सिंग होगा तो इसे हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। S का शेप देखिए स्फेरिकल और P का शेप डम्बेल होगा। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उसका शेप इस तरह का होगा। इस तरह का शेप होगा। ये देखिए, ये ना तो पूरी तरह से स्फेरिकल है ना पूरी तरह से डम्बेल, ये एक हुआ। ऐसा ऐसा दो बनेगा क्योंकि दो ऑर्बिटल हिस्सा लिया है। हम लोग डिफिनेशन में लिखे हैं कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतना ही नहीं नया बनेगा। तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला होगा इस तरह से, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होगा। तो यहाँ पर और दोनों जहाँ पर मिला है ये एटम का न्यूक्लियस, एक एटम में एक ही न्यूक्लियस, इसलिए एक ही जगह दिखाया जाता है, एक ऐसे और एक ऐसे। और ये अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, जैसे हमारा हाथ ले लीजिए, हमारा हाथ अगर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है दूसरा ये है तो अभी दूरी कम है, लेकिन ऐसे करेंगे तो दूरी ज़्यादा। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा, एक इस तरफ हुआ तो दूसरा इस तरफ, इसलिए ऐसे बनाए हैं और ऐसे बनाए हैं। और इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, इस ऑर्बिटल का नाम न s ऑर्बिटल होगा न p ऑर्बिटल, इसका नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस वाले का नाम भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो इसमें जब बॉन्ड बनेगा, मान लो सेंटर पर ये जो सेंट्रल एटम है ये A है, तो एक ऑर्बिटल A के इधर गया है तो इधर एक बॉन्ड बनेगा मान लीजिए B के साथ, और एक ऑर्बिटल इधर है तो इधर बनेगा B के साथ, क्योंकि ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो जिधर ऑर्बिटल है उधर ही ओवरलैपिंग होगा। आप ऐसे समझिए कि मेरा हाथ अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हम दूसरे को पकड़ेंगे, तो एक हाथ इधर है तो इधर से एक आदमी को पकड़ेंगे, इधर से आदमी, हम हैं A, ये B हो गया, ये B, तो हमारा एक बॉन्ड इधर बन गया एक इधर। अब मान लो हाथ इधर है हमारा, कोई इधर से आएगा तो कैसे हाथ मिलेगा, हाथ मिलाने के लिए इधर ही आना होगा, हाथ मिलेगा तब ना उसका हाथ मेरा हाथ ओवरलैपिंग हो गया। तो ये मॉलिक्यूल इस तरह बनेगा। तो इस तरह के ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल का शेप एंड स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर। और बॉन्ड एंगल पूछेगा इस तरह के मॉलिक्यूल का, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ये देखिए एक बॉन्ड ये एक ये, और इस दोनों के बीच का ये एंगल जो होगा 180 डिग्री। तो हर वो मॉलिक्यूल जिसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन है उनका शेप पूछे तो भी लीनियर टिक मारेंगे, स्ट्रक्चर पूछे तो भी लीनियर टिक मारेंगे, और बॉन्ड एंगल पूछेगा तो 180 डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ऑर्बिटल s हुआ और दो ऑर्बिटल p मिक्स हुआ है, तो टोटल कितने मिक्स हो गए, 3 ऑर्बिटल। तो इसको हम लोग कहेंगे
sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक S और एक P मिला था तो sp और ये हो गया sp2। कितना मिक्स हुआ है? 3। तो नया ऑर्बिटल 3 बनेगा। तीनों का डायरेक्शन दिखाने के लिए आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका तीनों साइड बराबर होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसका सेंटर को मानिए कि एटम का न्यूक्लियस है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा इस कॉर्नर के डायरेक्शन में होगा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शन इस कॉर्नर की तरफ होगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शन इस कॉर्नर के तरफ होगा। 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब सेंट्रल एटम बीच में है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो बना, इसके सेंटर पर मान लीजिए वो एटम है, सेंट्रल एटम, जिसका ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है, उसी को है सेंट्रल एटम। मान लो वो ये है, तो एक बॉन्ड वो इधर इस कॉर्नर की तरफ बनाएगा। मान लीजिए बी के साथ बॉन्ड बना रहा है, जिधर ऑर्बिटल रहता है उधर ही बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ऑर्बिटल को ही ओवरलैप करके बॉन्ड बनाना है। और एक बॉन्ड इस कॉर्नर की तरफ बनेगा। इस तरह से इस मॉलिक्यूल का शेप एंड स्ट्रक्चर कहलाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल जो होगा, ये दो बॉन्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री का होगा। शेप एंड स्ट्रक्चर, शेप एंड स्ट्रक्चर जो होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल तो 60 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, 120 डिग्री। हर वो मॉलिक्यूल जिसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसका शेप पूछे तो भी ट्रायंगुलर प्लेनर टिक मारेंगे, उसका स्ट्रक्चर पूछे तो भी ट्रायंगुलर प्लेनर टिक मारेंगे। लेकिन बॉन्ड एंगल पूछेगा, जो कि एग्जाम में बराबर आता है, कभी शेप पूछता है, कभी स्ट्रक्चर पूछता है, कभी बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल पूछेगा तो 120 डिग्री। मतलब एक बार मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन जान गए तो उस बेसिस पर आप उसका शेप क्या है वो भी बता सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं और बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं। मान लीजिए एक S और 3 P मिक्स हो गया, एक ऑर्बिटल S का और P ऑर्बिटल 3 मिक्स हो गया। आप जानते हैं S ऑर्बिटल एक ही होता है, लेकिन P ऑर्बिटल 3 होते हैं, Px, Py, Pz। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल मिक्स हो गए 4, तो नए ऑर्बिटल भी 4 ही बनेंगे, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट होगा 4 कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रन। एक टेट्राहेड्रन बना लेंगे हम लोग। और इस टेट्राहेड्रन के सेंटर पर सेंट्रल एटम मान लेते हैं यहाँ पर है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शन इस कॉर्नर की तरफ होगा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शन इस कॉर्नर की तरफ होगा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शन इस कॉर्नर की तरफ होगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शन इस कॉर्नर के तरफ होगा।
मतलब यहाँ पर सेंट्रल एटम जो रहेगा, सेंट्रल एटम, फिर से सुनिए, सेंट्रल एटम कौन? जिनके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं उसी को सेंट्रल एटम कहते हैं। सेंट्रल एटम का जो पोजीशन होगा इस टेट्राहेड्रन के सेंटर पर होगा। यहाँ पर मान लो ए, तो एक बॉन्ड ये इस कॉर्नर की तरफ रहेगा, उसका एक बॉन्ड इस कॉर्नर की तरफ रहेगा, एक बॉन्ड इस कॉर्नर की तरफ और एक बॉन्ड इस कॉर्नर की तरफ होगा। इसका शेप एंड स्ट्रक्चर कहेगा तो आंसर होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल माने टेट्राहेड्रन के जैसा। और बॉन्ड एंगल एक 109 डिग्री 28 मिनट। अगर आपको टेट्राहेड्रन का ये ज्योमेट्री समझ में नहीं आए तो आप इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए इस कलम को हम जहाँ पकड़े हुए हैं ये सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा ये ऊपर की तरफ, ये वाला ऊपर की तरफ है यहाँ पर। दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा ये हाथ मान लीजिए, ये हाथ, ये एक इधर गया एक इधर, ये हाथ हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है। तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक ऊपर की तरफ गया, ये नीचे की तरफ इधर, ये इधर। और चौथा वाला मेरा ये हाथ है, ये देखो 3 नीचे आया है एक ऊपर, ये जो 3 है ये इस से है और एक ऊपर। तो अब ये जो बॉन्ड एंगल नापेंगे आप, ये 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वो आता है 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर। 60 मिनट का 1 डिग्री और 30 मिनट का आधा डिग्री, तो 30 मिनट नहीं 28 मिनट, मैंने आधा डिग्री से थोड़ा कम, 109.5 डिग्री से थोड़ा कम। तो हर वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, शेप टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल बने थे उनका नाम था sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और sp2 वाला में जो बना था वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनका नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तीनों का शेप एक जैसा होता है, यहाँ याद रखिएगा। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp वाला, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। शेप बराबर है लेकिन साइज का फर्क है। साइज इंक्रीजेस। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ज़्यादा बड़ा साइज होता है, शेप एक जैसा लेकिन साइज का फर्क है। जैसे आप देखिए टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल और फुटबॉल, तीनों शेप स्फेरिकल है लेकिन साइज का फर्क है। टेनिस बॉल से साइज बड़ा होता है क्रिकेट बॉल का, उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फुटबॉल का। तो इन तीनों ऑर्बिटल देखिए एक जैसा शेप है, सिर्फ साइज का अंतर है। और ये साइज का ऑर्डर आप याद रखेंगे क्योंकि बॉन्ड लेंथ इस साइज से तय होगा, और कॉम्पिटिटिव लेवल में, +2 लेवल में तो कम, कॉम्पिटिटिव लेवल में बॉन्ड लेंथ के ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे और इसको दिमाग में रखकर उसको हम लोग बना सकते हैं।
ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम है। शेप एक जैसे हैं, साइज का डिफरेंस है। sp हाइब्रिड से थोड़ा सा बड़ा sp2 हाइब्रिड, उससे भी थोड़ा बड़ा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ये जो हमने आपको लिखाया, ये बात जो लिखाया कि sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप एंड स्ट्रक्चर लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने लिखाया शेप एंड स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने लिखाया शेप एंड स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ये सारी बातें तभी सही है जब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है। ये सब सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है और क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये बात याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अनसिमेट्रिकल हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम makes the geometry of molecule unsymmetrical। ये जो अभी तीनों केस में हमने शेप एंड स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल कहा, वो सब सिमेट्रिकल ज्योमेट्री वाले केस में उस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री कब होगा? जब लोन पेयर नहीं है। लेकिन अगर लोन पेयर आ जाएगा तो ये जो शेप एंड स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल लिखाए हैं इसमें थोड़ा चेंजिंग आने लगेगा, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ये लोन पेयर क्या करता है? इट changes the shape and bond angle of molecule। लोन पेयर क्या करता है? मॉलिक्यूल के शेप को भी चेंज कर देता है। जो लिखे हैं वो नहीं रहेगा, चेंज होगा, दूसरा होगा, देखेंगे एग्जाम्पल में। और बॉन्ड एंगल भी चेंज करता है। हाँ, स्ट्रक्चर वही रहेगा, लोन पेयर हो तब भी और ना हो तब भी, लेकिन लोन पेयर आ जाने से उनमें फेरबदल कहाँ मिलेगा? तो शेप चेंज करेगा और बॉन्ड एंगल चेंज करेगा। इसका रीज़न क्या है? चेंज होने का कारण क्या है? कि लोन पेयर का रिपल्सिव पावर, रिपल्सन करने की ताकत ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। रिपल्सिव पावर ऑफ लोन पेयर is more than that of बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का चूंकि रिपल्सिव पावर ज़्यादा है बॉन्ड पेयर से, तो इस रिपल्सन के वजह से वो शेप में भी फेरबदल कर देता है और बॉन्ड एंगल में भी। ये देखिए, दो लोन पेयर के बीच का ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स, ऑर्डर ऑफ, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, आगे भी पूछेगा, रिपल्सिव फोर्स का ऑर्डर, रिपल्सिव
विकर्षण करने की जो ताकत है उसका ऑर्डर क्या है। दो लॉन पेयर के बीच का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा सा कमज़ोर है रिपल्सन। अगर ये रिपल्सन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में हो, याद रखना इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है तो समान चार्ज में रिपल्सन होता है, ये आपको पता है। तो ये लॉन पेयर भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है और बॉन्ड पेयर भी है, तो दो लॉन पेयर जितना रिपल्सन करेगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा। लेकिन अगर एक लॉन पेयर है और दूसरा बॉन्ड पेयर तो रिपल्सन थोड़ा कमज़ोर होगा, और भी कमज़ोर होगा अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर वाला है। और इससे पता ये चलता है कि लॉन पेयर का रिपल्सिव पावर ज़्यादा है बॉन्ड पेयर से, इस वजह से इसके शेप एंड रिपल्सिव फोर्स इस बॉन्ड एंगल में चेंजिंग आता है। ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन और उससे रिलेटेड थ्योरी। इन डिफिनेशन से, इन थ्योरी से एक बात का तो पता ये चला कि एक बार अगर हम मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को पता कर लें तो उस बेसिस पर हम उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर और उसका बॉन्ड एंगल सब कुछ बता सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शेप, स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल नहीं, आगे हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ, रेजोनेंस, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस पर आप तय कर सकते हैं अगर एक हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाए। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन पता कैसे चलेगा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारा थ्योरी याद ना भी हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे पता किया जाएगा और उससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और उसमें आप देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं और उनको बनाना कितना आसान है। आज का लेक्चर यहीं तक, फिर आगे डिस्कस करेंगे इसी को नेक्स्ट लेक्चर में।